So in today's lecture we're gonna talk about the word energy and इससे related कुछ चीज़ें. Now what is energy? Energy is basically something जिसकी वजह से हम लोग कोई वर्क कर पाते हैं और वी आर एबल टू डू समथिंग. अगर किसी चीज़ में एनर्जी नहीं है तो वो वर्क भी नहीं कर सकती. वो कोई चीज़ लेट से पिक भी नहीं कर सकती. लेट से इफ़ यू आर वांट टू पिक अप अ पेन, और अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड और मतलब बिल्कुल भी लो हो, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि एट बेड रेस्ट जब सिक होते हैं, इलनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो यू आर अनएबल टू मूव, और बहुत सारी फिर उसमें कंडीशंस होती हैं. दैट्स बिकॉज एनर्जी लो हुई भी होती है, या फिर बहुत जब टायर्ड होते हैं तो फिर कोई काम नहीं किया जाता. तो बेसिकली एनर्जी इज़ समथिंग जिसकी वजह से हम लोग कोई चीज़ कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं. इन आवर डेली लाइफ हम लोग देखते हैं कि डस्ट जो है वो मूव हो रही होती है. जैसे जब कोई कार आइडियल पार्क मतलब सिचुएशन में, जैसे ट्रैफिक है और उसमें जो कार है वो स्टॉप हुई हुई है, तो आप लोग समटाइम्स नोटिस किया होगा एट नाइट के जो हेडलाइट्स हैं उनके सामने यू माइट सी के एक डस्ट जो है वो मूव हो रही होती है यहाँ से यहाँ. और समटाइम्स आपने ये भी देखा होगा कि उस डस्ट में छोटे छोटे सर्कुलर टाइप की चीज़ें होती हैं, ये रैंडमली मूव कर रही होती हैं. कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, इन रैंडम डायरेक्शन. तो बेसिकली वो होता क्या है, वो मूव क्यों कर रही है, और अगर वो मूव कर रही है तो उसमें एनर्जी होगी. डोंट यू थिंक कि इफ़ समथिंग इज़ मूविंग, it must have some energy. Don't you think? जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर कोई एनर्जी होगी तो ही आप कुछ वर्क कर पाओगे. अगर आप टायर्ड फील नहीं कर रहे, एनर्जी लो फील नहीं कर रहे, तो ही फिर आप लेट्स से आप पेन पिकअप कर रहे हो, या फिर यू आर डूइंग सम वॉट एवर द वर्क इज़. तो हमेशा वर्क करने के लिए वी नीड एनर्जी. वर्क करने के लिए वी नीड एनर्जी. तो लेकिन अब एनर्जी है, लेकिन कौन सी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में भी टाइप्स होती हैं. तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो कि हम लोगों को मूव करने में हेल्प कर रही होती है. ये वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम लोग मूव कर रहे होते हैं. या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि लेट्स से इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो वो जो मूव कर रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो मूव कर रहे होते हैं. नाउ इसका मतलब क्या है? बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग, तो आप देखते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है. लेट्स ब्रेक इट डाउन इन अ नाइस एंड सिंपल मैनर. जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इट इज़ एक्चुअली. जो वर्ड है काइनेटिक, व्हाट डज दिस मीन, और जो वर्ड है एनर्जी, व्हाट डज दिस मीन. लेट्स लुक एट. देखो, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, और मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. लेट्स से मतलब आप मूव कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. और एनर्जी होती है समथिंग, अभी जैसे हमारी बात हुई थी, रिक्वायर्ड टू डू वर्क. मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डू वर्क. और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट, और एनर्जी का मतलब क्या होता है? समथिंग रिक्वायर्ड टू डू वर्क. तो ये कौन सी मतलब काइनेटिक एनर्जी का फिर ओवरऑल क्या मतलब हुआ?
ऐसी एनर्जी या ऐसी चीज़ जो कि मोशन या फिर मूवमेंट का वर्क, तो लेट मी रिपीट दैट अगेन, कोई भी मोशन मूवमेंट वाला जो वर्क होता है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, कोई भी मोशन या मूवमेंट, लेट से आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेट से एग्जाम्पल से समझते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। लेट से यू हैव, let me change the color. Okay, लेट से ये आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये आपका जो है वो ग्राउंड है और यहाँ पे एक स्टिक मैन इसको जो है वो पुश कर रहा है। लेट्स से ये इसको पुश कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, मतलब बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सेंस से अगर हम देखें, आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, ये स्टिक मैन पुश करते करते इसको यहाँ ले आएगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन कि जो ब्लॉक है ये मूव होके इस तरफ आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। तो जो अब जाहिर सी बात है ये वर्क कर रहा है, ठीक है, ये इस ब्लॉक को पुश करके इधर लेके आ रहा है, तो ये वर्क कर रहा है। तो जो एनर्जी इस ब्लॉक को इस पोजीशन से यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए यूज़ हुई है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। वाई दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज ये ऐसा वर्क हुआ है जिसमें मोशन और मूवमेंट इन्वॉल्व है, ये ऐसा वर्क हुआ है जिसमें मोशन और मूवमेंट इन्वॉल्व है। लेट मी राइट इट डाउन। Stickman moved the block from, let's say इस पॉइंट को हम कह देते हैं A एंड इसको हम कह देते हैं B, एंड लेट्स इसको थोड़ा पीछे लेके आ देते हैं। दिस इज A, दिस इज B. So Stickman moved the block from A to B. The energy required to do this motion work is called kinetic energy. So this is the energy that is required. क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आए, मतलब एक मूवमेंट भी है तो और वर्क भी हुआ है, तो जब ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो इसको करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो जो ये डस्ट पार्टिकल्स होंगे देन ऑब्वियसली लेट्स से अगर ये डस्ट पार्टिकल इधर है तो आफ्टर सम टाइम डस्ट पार्टिकल लेट्स से अगर इधर मूव कर रहा है तो इधर होगा। तो दिस इज़ कवरिंग सम डिस्टेंस, मतलब ये कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है, और क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है और फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन जा रहा है, दैट मीन्स इट मस्ट हैव एनर्जी। मूवमेंट भी हो रही है और वर्क भी कर रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो that means it must have some energy, and that energy is known as kinetic energy. This is the term that we need to understand properly. Now let's move on. अब काइनेटिक एनर्जी समझने के बाद ओके, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। एक टर्म जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया है, इट इज़ पार्टिकल। पार्टिकल इज़ अ जनरल टर्म, मतलब ये होता है कि जो भी ये चीज़ें होती हैं अभी शुरू के लेवल में, वी आर जस्ट सेइंग कि ये पार्टिकल्स होते हैं। जैसे डस्ट होती है तो लेट्स से दिस इज़ डस्ट, और डस्ट में जो ये हैं ये पार्टिकल्स होते हैं।
लेकिन इसके अंदर जो है वो फिर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, जैसे इसी के अंदर एटम्स होते हैं, इसी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी के अंदर आयंस भी होते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल मोर थिंग्स इन इट। लेकिन इन जनरल हम लोग पार्टिकल्स कह रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग एटम्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, आयंस को भी कंसिडर कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो जब आप लोग अपना स्टेट्स ऑफ मैटर जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में बात हुई थी, तो आंसर लिखते वक्त या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ थी सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की, उसमें हम लोग वर्ड पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, ताकि इसका मतलब ये होता है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से इंक्लूडेड हैं। तो अभी ओनली यूज़ दिस टर्म पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई अभी लेट से एक इस टाइप के होते हैं, दो भी हो सकते हैं या फिर इस टाइप के भी हो सकते हैं। वी विल अभी देखेंगे हम लोग इन डिटेल अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस क्या होते हैं। लेकिन अभी आप लोग ये समझेंगे पार्टिकल्स इज़ अ जनरल टर्म दैट वी आर यूजिंग। नाउ द सेकंड थिंग जो कि एनर्जी के बाद आती है वो होती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इसमें द वर्ड पार्टिकल भी इन्वॉल्व हो गया एंड काइनेटिक भी इन्वॉल्व हो गया। अब हमें ये तो पता है कि काइनेटिक का मतलब होता है ओके, देयर इज़ एन एनर्जी जो कि यूज़ होती है फॉर मूवमेंट वर्क के लिए। मतलब अगर कहीं मूवमेंट हो रही है, कहीं मोशन हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ एनर्जी इन्वॉल्व्ड, और वो स्पेसिफिक एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। और हमें एक और चीज़ भी पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो एक जनरल टर्म है टू रिप्रेजेंट दैट स्मॉलेस्ट, ये जो थिंग्स होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट समझ लें पार्टिकल्स। ये अभी पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट होती है हेडलाइट्स के सामने जब वो मूव कर रही होती है, तो जो स्मॉल अगर आप लोग ऑब्जर्व करें क्लोजली तो जो उसमें स्मॉल सर्कुलर टाइप के होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, दैट इज़ पार्टिकल्स। ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑल मैटर, लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट। टाइनी पार्टिकल्स, अच्छा पार्टिकल्स में अगेन वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस that are in constant random motion। तो ये एक स्टेटमेंट है that you have to memorize, this is really important from exam point of view। अक्सर पूछ लेता है इसकी डेफिनेशन इन थ्योरी पेपर, तो इसका मतलब क्या। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। सो बेसिकली ऑल मैटर, मतलब मैटर का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में, लेट्स से लैपटॉप, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेन, कंप्यूटर, माउस, सोफ़ा और वॉट एवर द थिंग इज़ सराउंडिंग अस, ओके, वो सब बने होते हैं टाइनी पार्टिकल से। अच्छा ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कोई सॉलिड है, लेट्स से ये सॉलिड है, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस का जो प्रीवियस लेक्चर था कि ये सॉलिड दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन एक्चुअली में पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये सारे पार्टिकल्स होते हैं एंड दे फिल ऑल द वे डाउन, और यहाँ पर भी, तो देयर आर पार्टिकल्स। ओके, हमें ये बात तो पता है ऑलरेडी, टाइनी पार्टिकल्स। अच्छा पार्टिकल्स में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं। वी विल डिस्कस दिस कि इनका मतलब क्या होता है और ये क्या क्या होते हैं, लेकिन फॉर नाउ जस्ट इग्नोर दिस। और अभी ये आप लोग सोचें कि ऑल मैटर मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में होती हैं वो टाइनी पार्टिकल से बनी हुई होती हैं, जस्ट इग्नोर दिस। लेकिन लिखना जो है वो इट इज़ नेसेसरी। अभी फ़िलहाल इग्नोर करें फ्रॉम
understanding point of view, that are in constant random motion. Now इसका मतलब क्या है? देखें, जो डस्ट पार्टिकल्स होती है, आपने जब देखा होगा इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट, या फिर कभी कोई वार्म लाइट हो इन होम, अगर उसको ऑन करें इन डार्कनेस, उसके नीचे देखें तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं. कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है. मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन एंड द मोशन इज़ रैंडम. मतलब अगर ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लाइट से, इसको थोड़ा डार्क कलर से बना लेता हूँ मैं. जैसे ये हमारे पास पार्टिकल है, ये एक और पार्टिकल है, ये एक और पार्टिकल है, दिस इज़ वन मोर पार्टिकल. अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है, लेट्स से इट इज़ एट फर्स्ट गोइंग ओवर हेयर, यहाँ से यहाँ आ गया. नाउ मुझे अब नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, या इधर, या फिर इधर. मतलब आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स मोशन. मतलब मैं इसकी डायरेक्शन, मतलब मोशन नहीं बता सकता. मे बी इधर चले जाए, इधर आ जाए, इसके बाद मे बी इधर चले जाए, फिर मे बी इधर चले जाए. तो इसकी जो मोशन होती है, मतलब इसकी जो मूवमेंट होती है, वो रैंडम होती है. यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है रैंडम, रैंडम का मतलब ये कि वी डो नॉट नो. ये इधर है, सेकंड वाला अभी इधर आ गया, अभी इधर आ गया, तो इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम. ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये वाला ऊपर चला गया, और मे बी यूँ करके आ गया, लेट्स से ये इधर आ गया. तो इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम. और कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब है ये हर वक्त मोशन में होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये पार्टिकल है, लेट्स से दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. तो अगर ये पार्टिकल लेट्स से यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद अब ये रुक गया, अब ये 2 सेकंड का ब्रेक ले रहा है, और फिर उसके बाद से मतलब अच्छा, अब फिर इसको याद आया कि ओहो चलना भी है, फिर ये मूव करेगा इधर. तो नहीं, ऐसा नहीं होता. इट इज़ कॉन्स्टेंटली इन मोशन. ये हमेशा मोशन में होगा. इट विल नॉट स्टॉप. यहाँ पर भी बस ये जाता रहेगा. इट विल नॉट स्टॉप. तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मतलब जो भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन है. मतलब ये कि वो कांस्टेंट है. एक तो ये कि वो चल रहे हैं, और दूसरा ये कि वो रुकते नहीं हैं, और सेकेंडली वो रैंडम है. मतलब यू कैन नॉट गैस. एक वक्त पे अगर राइट पे है तो फिर दूसरे वक्त पे वो लेफ़्ट पे भी जा सकता है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है. टू मेक थिंग्स सिंपलर, हम लोग क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस हम लोग कहते हैं. ओके, हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जो कि अगेन यू हैव टू मेमोराइज़. ये पूछी जाती हैं, और हम लोग कहते हैं कि कुछ की असम्पशंस हैं, और ये असम्पशंस टू बी ऑनेस्ट आइडियल गैस थ्योरी, मतलब आगे जो फर्दर टॉपिक्स हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत मतलब एक मेजर रोल प्ले करती हैं. वी से दैट, लेट मी राइट इट डाउन, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा. फर्स्ट असम्पशन हम लोग कहते हैं पार्टिकल्स in are in continuous and random motion. ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो इन कंटिन्यूस और रैंडम मोशन है. मतलब ये कि if a particle is over here, if a particle is over here at one time, it may be over here, but the other second it might be over here. The other second it might be over here. The other it might be over here. And this one it might go over here. Then it might go over here. This is completely random. और continuous होता है. Continuous का मतलब ये particles never stop. They keep on moving.
और रैंडम का मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट देयर डायरेक्शन. नाउ द सेकेंड अजम्पशन इज़ वॉल्यूम. अच्छा, इसको साथ साथ नोट करते रहें क्योंकि नोट करने से ये होता है कि मेमोराइज़ करने में इजी हो जाता है. एंड वंस आपके अपने लिखे हुए नोट्स होंगे, राइटिंग होगी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. और the second thing is volume of particles is negligible as compared to the volume they occupy. Now इसका मतलब क्या है? In order to understand this second point, give me few minutes, let me make a room. फिर आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, इसकी इलस्ट्रेशन अच्छे से होगी. Okay, we'll change its color. Okay, so let's say we have a room in which there are particles जो हैं वो let's say ये small particles हैं. ये वाला पार्टिकल let's say मूव कर रहा है towards right. अच्छा, रैंडम है तो मैं अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ कहीं पर भी. ये अब, ये इधर, ये इधर, let's say ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है. तो द फर्स्ट थिंग वाज कि रैंडम है, और फर्स्ट थिंग में एक और बात आ जाती है कि कंटिन्यूस मोशन है इनका, मतलब ये घूम रहे हैं, मतलब ये रुक नहीं रहे. और जो सेकंड थिंग है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई. इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग देखेंगे ये पार्टिकल्स जो हैं, ये जो एक तरह से स्प्रेड जो हुए हैं, ये पूरे पार्टिकल जो स्प्रेड हुए हैं, ये लेट्स से एक रूम है, एक रूम में ये पार्टिकल्स स्प्रेड हुए हैं. नाउ द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्डिंग फर्स्ट. वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये कि जो पार्टिकल है इसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई. नेग्लिजिबल का मतलब क्या है? इट इज़ अ टेक्निकल टर्म जो साइंस के सब्जेक्ट्स में यूज़ होगी. इसका मतलब ये कि ऑलमोस्ट ज़ीरो है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो. वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई. मतलब इन पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई. मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये जो पार्टिकल है इसका जो अपना वॉल्यूम है ये ज़ीरो है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई. ये वॉल्यूम कौन सा ऑक्यूपाई कर रहे हैं? एक रूम की जितना. और लेट से इस रूम की जो डायमेंशन है वो लेट से इस रूम की डायमेंशन है लेट्स से 25 मीटर है इसकी हाइट, और इसकी जो लेट्स से रूम या फिर कंटेनर है ये 10 है. और इसकी थिकनेस भी फिर कुछ होगी, वो 3D में फिर एज अ क्यूबॉइड जैसे ये है वैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3D सरफेसेस की जो है वो वॉल्यूम होता है और 2D का जो है वो एरिया होता है.
तो अभी मैंने जो बनाया हुआ एज मतलब 2D रेक्टेंगल बना दिया। लेट्स से ये क्यूबॉइड है तो पीछे इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। लेट्स से थिकनेस इज 2 मीटर। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ, वॉल्यूम कैसे निकलता है? क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हम लोग क्या देते हैं इसको 10, ब्रेथ क्या देते हैं हम लोग थिकनेस को 2, और हाइट क्या लेते हैं हम लोग इसको कि ये मतलब टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक है, और ये लेंथ ले ली इसको। मतलब यू कैन इंटरचेंज, मतलब आप इसको भी लेंथ कह सकते हैं, इसको भी लेंथ कह सकते हैं। मतलब एक मीनिंगफुल के लिए मैंने कह दिया कि लेंथ का मतलब ये पूरी लेंथ, हाइट का मतलब वर्टिकल मोस्टली होता है तो वर्टिकल, और ब्रेथ का मतलब थिकनेस होता है, कितनी चीज़ अंदर है बाहर है। जैसे लेट मी दिस, चाहिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। लेट्स से ये यहाँ से यहाँ तक हमारी हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ हो गई, और ये जो ये अंदर देख रहे हैं ये कितना अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब दिस थिंग। और ये तो ये जो इसका वो है डिस्टेंस की, ये कितना अंदर गया है, ये आपकी थिकनेस हो गई है, ब्रेथ कहते हैं उसको। लेट्स से तो ये 10, 2 और फिर हाइट 25। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इट्स अ बिग नंबर, ये आएगा कुछ 500 और मीटर क्यूब। वाई मीटर क्यूब? बिकॉज ये जो 10 था ये मीटर में था, 22 था ये मीटर में था, और 25 था ये भी मीटर में था। तो जब आपने इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई किए हैं तो एट द सेम टाइम नीचे आप लोग m मल्टीप्लाई बाय m भी करेंगे, और इसका मतलब क्या है m मल्टीप्लाई बाय m, सेम बेस तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो अगर आप इसको करेंगे पहले तो m2 हो जाएगा इंटू m, फिर अगेन बेसिस सेम है, बेसिस सेम का मतलब ये m यहाँ पर भी m है, सेम यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, और अगर कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो ऊपर पावर 1 होती है। तो बेसिस सेम mm और पावर ऐड हो जाती हैं, 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। तो यूनिट इसका आ गया m³, और जो इसका नंबर है वो भी हमने निकाल लिया। नाउ ये 500 मीटर क्यूब आ रहा है, इट्स अ बिग नंबर। और अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें ऑफ दिस तो बहुत टाइनी होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल खुद इतना टाइनी होता है, और पार्टिकल जब बहुत छोटा सा होता है तो उसका जो रेडियस होता है वो भी बहुत छोटा होता है। एंड व्हेन इट्स रेडियस इज़ छोटा, मतलब व्हेन इट्स रेडियस इज़ स्मॉल, तो होता क्या है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है फॉर पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स एक स्फेयर है, तो स्फेयर का जो फार्मूला होता है 4/3 πr³। नाउ यू डू नॉट नीड टू नो ऑल ऑफ दिस, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई। लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पार्टिकल होता है वो लेट्स से मैं बना देता हूँ, स्फेयर बना देते हैं। एक जो स्फेयर होता है मतलब 3D में जो स्फेयर होता है, लेट्स एक बॉल है, जैसे सॉकर बॉल या फुटबॉल है आपके पास, तो वो एक 3D में स्फेयर है, मतलब उसको आप एज अ स्फेयर अज्यूम कर सकते हैं। तो उसके सेंटर से लेकर बाहर तक, मतलब आपकी जो फुटबॉल है उसके बीच से लेकर, मतलब बिल्कुल जो यहाँ सेंटर है यहाँ से लेकर बाहर तक आउटर जो डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं। तो क्योंकि फुटबॉल तो बड़ी होती है, लेकिन अगर हम लोग लेट से फुटबॉल को रिड्यूस कर दें टू एप्पल छोटा होता है फुटबॉल से, और चेरी और छोटी होती है एप्पल से भी। तो जैसे जैसे आप इनको मतलब कम करते जाएंगे तो ये जो सेंटर से लेकर बाहर तक डिस्टेंस है जिसे हम रेडियस कहते हैं, ये भी डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा। और क्योंकि पार्टिकल्स तो होते ही बहुत छोटे हैं, चेरी से तो बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स, तो उनका रेडियस कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। तो अगर रेडियस छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई, क्योंकि ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है।
और ये इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. मतलब यू डू नॉट नीड टू नो ऑल ऑफ दिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस. मतलब अगर आपको समझ आएगा इट्स ओके, वरना नो नीड. क्योंकि अभी ऑब्वियसली अभी बेसिक लेवल पे आप लोग अभी थोड़ी और मैथ्स मतलब पढ़ेंगे, हायर मैथ्स पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो मैथ्स कवर करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, व्हाट ऑल ऑफ दिस इज़. बस अभी के लिए मैं इस तरीके से समझा देता हूँ कि यहाँ तक तो चलें आपको पता चल गया कि पार्टिकल है बहुत छोटा है, और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेडियस है, ये बहुत छोटा है. अब जैसे ये बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली छोटी आएगी. जैसे अगर मैं यहाँ पे रखूँगा 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ पे 8. तो अगर आप 8 को लेट से मैं कर देता हूँ, अगर रेडियस 2 है तो मैं इस इक्वेशन में रखा मैंने, अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारी चीज़ें. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेट मी डू इट. तो आपके पास आंसर आ रहा है 33.51. ओके. और अगर मैं लेट से आर को अब कहता हूँ कि अब आप आर रखें 1, मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें आर की वैल्यू रखनी है. 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब. मतलब 1 को इसकी जगह पे रखना है, आर की जगह पे. तो अब ये कितना आएगा, अब आप कर सकते हैं कैलकुलेट. अब ये आ रही है 4.188. तो आप देख सकते हैं कि जब R2 था तो 33 आ रही थी वॉल्यूम, और जब R1 है तो 4.18 आ रही है. दैट मीन्स जब R कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हो गया. तो इस वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स का जो रेडियस होता है वो कम होता है, तो उनका वॉल्यूम भी फिर कम होता है, उनका वॉल्यूम भी कम आता है फिर. और ये एक नॉर्मल जनरल फार्मूला है अब फॉर स्फीयर्स दैट यू नीड, जो फार्मूला शीट में लिखा हुआ था, तो उसके बारे में यू नॉट नीड टू वरी कि ये कहाँ से आया और क्या है. इट इज़ जस्ट फार्मूला. ओके. तो बस ये स्फीयर का फार्मूला है. इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, आप नोट कर लें कि दिस इज़ द स्फीयर फार्मूला, स्फीयर वॉल्यूम फार्मूला, क्योंकि ये आगे काम आएगा मैथ्स में. ठीक है. तो अभी हमें पता चला कि रेडियस कम होने की वजह से वॉल्यूम कम आया. दैट मीन्स इस सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यू नीड टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस असम्पशंस कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई. मतलब इन पार्टिकल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई. मतलब अभी तो हमने रेडियस 1 लिया है, रेडियस 1 से क्या आ रहा है 4.18, और यहाँ से 500 आ रहा है. तो यू कैन सी द डिफरेंस कि एक पार्टिकल 4.18 है और वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 500 है. तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो हम लोग कहते हैं चलो सही है, 500 है ना ये, इसको हम लोग कह दो 0 है ये. एज़ कम्पेयर टू दिस इट्स नथिंग, इट्स 0. मतलब अगर एक फुटबॉल स्टेडियम है, उसमें आपने एक चेरी ला के बीच में, लेट से आपने एक चेरी लिया है, तो फुटबॉल स्टेडियम कितना बड़ा है और चेरी कितनी छोटी है. तो वही वाली एग्जांपल है कि एज़ कम्पेयर टू दिस स्टेडियम, दिस फुटबॉल स्टेडियम, ये चेरी का कोई साइज़ ही नहीं है. मतलब ये चेरी बहुत छोटी सी है. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड assumption. Let's move on to the third one. Third one क्या है, as particles are far away from each other,
no intermolecular forces. So let me copy this container or room. इसका मतलब ये है कि as particles are far away from each other, no intermolecular forces are between them. मतलब ये कि जब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो होती नहीं हैं. अब इन फर्स्ट लेक्चर वी अंडरस्टैंड दिस टर्म इंटरमॉलिक्यूलर. ये इसका मतलब होता है कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है जो उनको टुगेदर रखी हुई होती हैं इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस में तो बहुत ही कम होती है. तो ये जो फोर्स होती है इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. लेट्स से ये दो पार्टिकल्स थोड़े मतलब करीब हैं. इनमें जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स है ये फोर्स है लेट्स से, जो इनको एक साथ रखी हुई है, मतलब होल करीब है. मतलब ये थोड़ा दूर नहीं जा पा रहा है, थोड़ा दूर नहीं जा पा रहा. लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में, एज पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब जब पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लेट्स से वन पार्टिकल इज़ ओवर हियर, द सेकंड वन इज़ ओवर हियर. अब इनका जो डिस्टेंस है बीच में ये बहुत ज़्यादा है, तो वो ये कह रहा है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी. और ये एक अंडरस्टूड सी भी बात है. इसकी एग्जांपल एक ऐसी है कि एक आपके पास लेट्स से एक बंदा है, उसके पास मोबाइल है और वो लेट्स से यूएस में, और आपके पास भी फ़ोन है और आप चले गए, आप भी यूएस में थे, अब आप चले गए यूके नाउ. क्योंकि अब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है तो समटाइम्स जो मतलब कनेक्टिविटी थी, जैसे फ़ोन कॉल्स हो रही थी, वो अब नहीं रहती. सर्विस जो है वो फिर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, लोकल कॉल्स नहीं कर सकते. जैसे अगर कराची में हैं या कोई कराची में दो लोग हैं तो वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक कराची से यूके चला गया तो डिस्टेंस बीच में बढ़ गया, तो अब वो दोनों लोकल तरीके से बात नहीं कर सकते उस तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है. सर्विसेज जो है वो फिर एक्सपेंड मतलब सस्पेंड हो जाती हैं, यूज़ नहीं कर पाते फिर. इसी वजह से जो दो पार्टिकल्स हैं जब वो करीब होते हैं, एक रेंज होती है, जब वो इस रेंज में तो फोर्सेस एग्जिस्ट करें. चलें लेट से ये दोनों थोड़े करीब हैं तो इनमें फोर्स है. लेकिन जब वो दूर हो गए, लेट से दिस वन या फिर दिस वन एंड दिस वन, नाउ इसको देखें, थर्ड वन एंड सेकंड वन, ये भी बहुत दूर है, तो इनके बीच में भी कोई फोर्स नहीं होगी, तो ये नहीं होगी. तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स दैट आर फार फ्रॉम ईच अदर. जिसकी वजह से जब कोई फोर्स नहीं है, मतलब ये इसकी तरफ जैसे ये दोनों हैं फोर्स हैं, तो आप फोर्स हैं तो ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से. लेकिन जब ऑलरेडी दूर हैं तो कोई फोर्स नहीं है, तो ये अपना फ्रीली घूम सकता है और ये भी फ्रीली घूम सकता है. ठीक है. तो द फोर्थ वन इज़, लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन. फोर्थ वन है इलास्टिक कोलिजन्स. लेट्स ग्रैब इट अगेन. Okay, let's remove this. Now let's say elastic collisions. इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब क्या होता है? कोलिजन्स का मतलब तो होता है किसी दो चीज़ का टकराना आपस में. लेट्स से ये यहाँ जा रहा है और इवेंचुअली ये यहाँ आ रहा है, तो होगा क्या? आफ्टर सम टाइम ये दोनों आपस में यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये कोलाइड कर जाएंगे.
ये जब आएंगे आपस में तो यहाँ पे होगी कोलिजन, और कोलिजन होगी मतलब ये दोनों आपस में टकरा गए। लेट्स से ये आपस में आके, लेट्स से ये इधर से आ रहा था, इधर आ रहा था, इधर आ रहा था, ये आपस में आया और आखिर कोलाइड कर गए। तो दिस इज़ कोलिजन। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई कोलिजन का मतलब क्या होता है, मतलब कोलाइड कर गए। लेकिन व्हाट इज़ इलास्टिक? इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जो कोलिजन हुई है, इस कोलिजन में कोई हीट लॉस नहीं होगी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। जैसे हमें पता है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ वर्क कर रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेट से ये आ रहा था अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ और ये आ रहा था अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ। जब ये दोनों टकराए आपस में, तो हम लोग ने ये अजम्पशन मतलब ली है कि इन दोनों के टकराने पर इसकी जो एनर्जी थी वो इसी के पास है और इसकी जो एनर्जी थी वो इसी के पास है अभी भी। ऐसा रियलिटी में नहीं होता। जब भी दो कार्स होती हैं, लेट से एक कार है जो आ रही है विद स्पीड और यहाँ से सामने से भी एक और कार आ रही है, ये भी अपनी स्पीड के साथ आ रही है, ये भी अपनी, मतलब ये भी ज़ाहिर सी बात है मूव कर रही है तो इसकी भी अपनी एनर्जी है और ये भी मूव कर रही है, इसकी भी अपनी एनर्जी है। तो जब दोनों आपस में आके कोलाइड करेंगे तो होता है क्या, जब भी कार क्रैश होते हैं तो रुक जाती है, मतलब एक कार हिट होने के बाद वो वहीं पे रुक जाती है, वो मूव नहीं करती, दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर पाती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मूव करने की एनर्जी चाहिए। जब कोलाइड हो जाती हैं कोई दो चीज़ें तो फिर एनर्जी नहीं रहती, एनर्जी लॉस हो जाती है। बट हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो कोलिशंस हैं वो इलास्टिक हैं, कोलाइड होने पर एनर्जी इज़ नॉट वेस्टेड, मतलब एनर्जी इज़ नॉट लॉस, कोलाइड होने पर एनर्जी लॉस नहीं होती। दिस इज़ द फोर्थ वन। द फिफ्थ वन इज़ particles behave as tiny spheres। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आएगी मोर, मतलब आप बेहतर तरीके से समझ आएगी एज वी टॉक्ड अबाउट कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्फेयर होते हैं, मतलब पार्टिकल एक फ़ुटबॉल की तरह उनकी शेप होती है इन 3D, वो पूरे तरह से जो है वो सर्कुलर होता है, मतलब एक फ़ुटबॉल की तरह। तो वो बिहेव करते हैं एज स्फेयर्स। ओके, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ स्फेयर, इट्स फुटबॉल। लेकिन टाइनी का मतलब क्या है? टाइनी मतलब बहुत छोटी, लेट्स से चेरी, लेकिन चेरी से भी बहुत छोटे होते हैं। तो चेरी तो बहुत छोटी होती है ना, हम देख सकते हैं उसको, एटम पार्टिकल्स को तो हम लोग नहीं देख सकते, तो वो बहुत छोटी होती है, बहुत। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि टाइनी स्फेयर्स जो हम लोग देख सकते हैं, दैट वी कैन सी, उसे चेरी कह देते हैं, चेरी हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी होती है और स्फेयर भी होती है। लेकिन पार्टिकल्स वो तो और टाइनी होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं। तो पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं क्योंकि इनका जो रेडियस होता है, बेसिकली छोटा बड़ा ये चीज़ रेडियस डिफ़ाइन करती है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल अगर मैं, फुटबॉल है, ये इट्स अ बिग फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल है हमारे पास। अब आपको पता है कि एक फ़ुटबॉल होती है, उसका जो सेंटर से लेकर आउटसाइड का जो भी, लेट्स रेडियस इसे कहते हैं, जो भी है ये आप लोग मेजर कर लें, उसको मेजरिंग टेप से मेजर कर लें या फिर हाँ, मेजरिंग टेप जो होता है, एक जो टेप होता है टेलर्स जो यूज़ करते हैं, तो उसको एक यहाँ पे रखें और एक यहाँ पे रख के उसको मेजर कर लें, तो ये जो वैल्यू देगा, लेट्स से 4 सेंटीमीटर दे रहा है, तो ये कहता है, हम इसको रेडियस कहते हैं। अब टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। अगर छोटा होगा, लेट्स से ये रहा, ये छोटा है, लेट्स से मैं लिया है जो इससे तो छोटा है, तो इससे छोटा है, तो उसका मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक
जो ये होगा रेडियस, ये भी छोटा होगा, लेट्स से इसको कह देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो जितना रेडियस छोटा होगा उतना वो मतलब उसे टाइनी कह देंगे कि पार्टिकल्स बिहेव एज टाइनी स्फेयर्स। मतलब पार्टिकल्स ऐसे स्फेयर्स होते हैं जिनका रेडियस बहुत छोटा होता है, बहुत टाइनी होता है, एक टाइनी लिटिल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये अभी 2D में तो मैंने एज अ सर्कल बनाया, लेकिन एक्चुअल में जैसे फुटबॉल होती है, क्योंकि हम लोग 3D में होते हैं, तो 3D में स्फेयर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से 3D में पार्टिकल्स बिहेव एज टाइनी स्फेयर्स। वी कैन क्या कहते हैं उसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं हम लोग 2D में कि भाई ऐसे होते हैं पार्टिकल्स, एक सर्कल टाइप होते हैं, स्फेयर टाइप होते हैं और बहुत टाइनी होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे। मतलब वी टॉक्ड अबाउट एनर्जी, उसकी की अजम्पशंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट जो प्रोसेस होता है, मतलब मेल्टिंग होती है, बॉइलिंग होती है और फ्रीजिंग होती है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो यस, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर जो ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, you can send me message, और मैं I will feel free to, and I'll be glad to help or to clear your concepts more। और इसके लेक्चर नंबर 2 के भी मैं PDF अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ गूगल ड्राइव, जहाँ पे आई विल अपलोड लेक्चर के नोट्स आफ्टर ईच लेक्चर्स। वहाँ पे वो लेवल्स आई GCSE के उसमें केमिस्ट्री के पोर्शन में चैप्टर्स स्टेट्स ऑफ मैटर में आप PDF में लेक्चर नोट्स के एक्सेस कर सकते हैं। इस बेटर के लेक्चर के साथ साथ नोट करें। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।